हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये चैनल स्पेशली टीजीटी सोशल साइंस एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट किया है और मैं डे बाय डे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना मेजर रोल प्ले करता है ये आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ये सब आपको पता होगा और आज हम इसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, इसका समझेंगे कि क्या कॉजेज़ थे इसके पीछे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So, the French Revolution was a major event in the world history. It ended the rule of the kings in the France. सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो रखना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 1789 में और एक मेजर इवेंट हिस्ट्री में इसलिए है बिकॉज आपको पता है कि फ्रांस में जो थी ना वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्की थी। मोनार्की क्या होता है, जहाँ पर राजा गवर्न करता है पूरी कंट्री को। वहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं होती, कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। ठीक है, वहाँ पूरा जो रूल होता है वो राजा का होता है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हुआ क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट निकला वो निकला कि फ्रांस में आई लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और इसने प्रूव किया कि लोग सुप्रीम है, ना कि कोई राजा या कोई गवर्नमेंट। ठीक है, मेन कॉजेज़ अब हम इसके बढ़ेंगे। पहला कॉज जो था वो था पॉलिटिकल कॉज। पहले आप मेरी एक बात ध्यान रखना कि मैंने इसमें वैसे तो सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं बट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते जाना। ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर बता रही हूँ आपको, जो पढ़ा रही हूँ सब अच्छे से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँगी, ट्रस्ट मी। सो फर्स्ट जो कॉज था वो था पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज में क्या था, सबसे पहली चीज़ वो थी एब्सोल्यूट मोनार्की अंडर द बर्बन डायनेस्टी। जैसे कि आपको पता है अलग अलग डायनेस्टीज़ होती है, जैसे मुग़ल डायनेस्टी आई, मौर्यन एम्पायर आया, गुप्ता एम्पायर आया हमारे इंडिया में, है ना। ऐसे ही फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का राज था। एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी किंग ही रूल करता था कंट्री को। लुई 16 वॉज अ वीक एंड इनएफिशिएंट किंग। लुई 16 जो था ना, उसको ना एडमिनिस्ट्रेशन करना आता था, ना उसको पता था कैसे मैनेज करना है, कंट्री के एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है। उसकी एक वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोइनेट, वो काफ़ी हैवीली स्पेंड करती थी अपनी चीज़ों पर। ठीक है, खर्चीली पार्टीज़ रखते थे वो, फालतू में उड़ाते थे। तो ऐसे क्या हुआ, फ्रांस का ट्रेजर ना खाली होता चला गया। ऊपर से करप्शन इतना ज़्यादा था एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में कि लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनको प्रॉपर जस्टिस भी नहीं मिल पाता था। ठीक है, देन सेकंड इज़ द सोशल कॉज। सोशल कॉज में क्या था कि फ्रेंच सोसाइटी हैड 3 एस्टेट। फ्रेंच सोसाइटी में ना 3 एस्टेट थे। एस्टेट मतलब इस सोसाइटी को ना 3 हिस्सों में बांट देना। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट जो था वो था क्लर्जी। क्लर्जी में क्या था, जो जैसे चर्च में फादर होते हैं ना, प्रीस्ट फादर्स ये जो होते हैं, ये इस वाली एस्टेट में आते थे। ये काफ़ी रिच होते थे और इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। ये लोगों से भी टैक्स लेते थे, ठीक है, और ख़ुद कोई टैक्स नहीं देते थे गवर्नमेंट को। सेकेंड एस्टेट जो था वो था नॉबल्स का। इसमें आते थे लैंड ऑनर्स, किंग के रिलेटिव्स। ठीक है, ये कोई टैक्स पे नहीं करते थे गवर्नमेंट को, यानी कि राजा को। और थर्ड एस्टेट था कॉमन पीपल, जो कि हमारे जैसे लोग हैं, कोई जैसे टीचर डॉक्टर हो गए, किसी भी कोई बिजनेसमैन हो गया, ये सब ना थर्ड एस्टेट में आते थे और सारा का सारा टैक्स यही पे करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, जब इतना सारा टैक्स पे करेंगे तो उनके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सेकंड, वो गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर रहे हैं और चर्च को अलग से टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कॉज था वो था इकोनॉमिक कॉज, कि फ्रांस जो था ना वो बैंकरप्ट हो गया था ड्यू टू द वॉर्स। ठीक है, क्या हुआ कि जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था ना, तो आपस में ना लड़ रहे थे, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ लड़ रही थी आपस में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ना
फ्रांस ने उनकी हेल्प की, इतना सारा पैसा लगाया, इतने सारे उनको वेपन्स प्रोवाइड करे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आई फ्रांस की, और इससे क्या हुआ, उनका खजाना खाली होता चला गया, ठीक है। ये था इकोनॉमिक कॉज। फोर्थ कॉज वाज द इंटेलेक्चुअल कॉजेज़, कि इंटेलेक्चुअल कॉज में क्या होता है कि ना, आपको जैसे पता है जब भी कोई गलत हो रहा होता है कुछ कंट्री में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके खिलाफ ना प्रोटेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं, वो आगे आते हैं ताकि सोसाइटी को जस्टिस मिले। तो उनमें से ही ना काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे फ्रांस में, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर एंड डाइड्रॉट। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं, और इन्होंने ना अपनी अपनी थ्योरीज़ दी थी। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी, कि ना पावर्स, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है कि फेडरलिज्म है, ठीक है, सेंटर अपनी पावर, सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। तो मॉन्टेस्क्यू ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझाया कि सेपरेशन ऑफ पावर होने से हम कितना ज़्यादा एफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर सकते हैं कंट्री को, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रूसो ने अपनी थ्योरी दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आप ना इनकी थ्योरीज़ याद रखना, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी थ्योरी दी, रूसो ने कौन सी थ्योरी दी, ठीक है। रूसो का पूरा नाम है जीन जैक रूसो। एंड वोल्टेयर ने क्रिटिसाइज़ किया था चर्च एंड मोनार्की को, एंड डाइड्रॉट ने इनइक्वालिटी को एक्सपोज किया, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी तीनों स्टेट्स में, है ना। अब हम पढ़ेंगे मेजर इवेंट्स क्या थे फ्रांस में, वन बाय वन। आपको पता है जैसे 1789 में क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली फॉर्म की थी किंग ने, एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन पास्ड हुए थे, यानी कि मैन को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, बट फीमेल्स को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि इनजस्टिस हो रहा था थर्ड क्लास के साथ, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जैक्ट कब स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट डेट के साथ क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 को, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। देन 1792 से 1794 तक रेवोल्यूशन चलता रहा, मोनार्की अबॉलिश हो गई और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गई, ठीक है। 1793 में लुई 16 को क्या किया, फांसी की सज़ा दे दी गई। और रॉब्सपायर कौन था, एक जैकोबिन क्लब था जिसमें ना सारे जो लोअर, जो थर्ड क्लास वाले जो पीपल थे, थर्ड एस्टेट वाले, वो उसके मेंबर थे, और रॉब्सपायर उस जैकोबिन क्लब का हेड था। और जब लुई 16 को मार दिया गया, उसको फांसी दे दी गई, तब रॉब्सपायर क्या बन गया, राजा बन गया फ्रांस का। और इसी टर्म को हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, तो आप जस्ट शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। देन 1795 से 1799 तक क्या हुआ कि अलग अलग राजा आते रहे, इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई कंट्री में, और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, ये एक सोल्जर थे, मिलिट्री में थे ये फ्रांस की, और इन्होंने फिर पावर ले ली फ्रांस में, और ये वहाँ के राजा बन गए। कब बने, 1799 में, ओके। देन अचीवमेंट्स क्या थी, हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उससे क्या क्या उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। पहला रिजल्ट वो देखने को मिला, वो मिला एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। जो फ्यूडलिज्म था, सारी लैंड जो क्लर्जी और नॉबल्स हड़प लेते थे वो ख़त्म हो गया, लैंड ओनर्स से उनकी ज़मीन छीन कर और कॉमन पीपल को दे दी गई। मोनार्की ख़त्म हो गई क्योंकि किंग का रूल ख़त्म हो गया, और नेपोलियन बोनापार्ट ने आकर क्या किया, वहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव किए और लोगों को काफ़ी ज़्यादा जस्टिस मिला। स्प्रेड ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी स्प्रेड हुई, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ग्रो हुआ, एंड पावर, चर्च की पावर रिड्यूस हो गई। अब चर्च को कोई टैक्स नहीं मिलता था, ठीक है, चर्च की जो पावर थी वो कम हो गई। फेलियर इसके ये रहे कि पुअर पीपल डिड नॉट गेट फुल इक्वालिटी, गरीब लोगों को फुल इक्वालिटी नहीं मिली। विमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, जैसे कि आपने देखा था कि नेशनल असेंबली में सिर्फ मेन को राइट्स दिए गए थे, वोटिंग राइट विमेन को नहीं मिले। एंड ऑल्सो पीरियड ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी तो अभी भी थी, ठीक है। फ्रांस में अगर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोनार्की ख़त्म हो गई हो, मोनार्की अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है।
कंक्लूजन ये निकलता है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज्ड फ्रांस एंड इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस को पूरी तरह से बदल दिया। जहाँ एक मोनार्की थी, लोगों पे रिस्ट्रिक्शन थे, उनके साथ इनजस्टिस होता था, उसकी जगह अब इतने साल प्रोटेस्ट करने के बाद अराउंड 10 ईयर्स ये रेवोल्यूशन चला 1789 से 1799 तक, और फाइनली फ्रांस में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इंट्रोड्यूस हुई। आई होप आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझेंगे विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और थैंक यू।